हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं प्यारे बच्चे? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। और मेरे सभी जूनियर असिस्टेंट के साथियों को भाई शानदार तरीके से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आप सभी से कहा था कि जूनियर असिस्टेंट के लिए हम जल्द ही जल्द बहुत बेहतरीन क्लास लेके आने वाले हैं। तो भैया आज से हमने रात 9 बजे से आपकी जीके जीएस की क्लास शुरू कर दी है, जो कि 20 नंबर की होगी। आपको पता होगा सिलेबस में जीके जीएस के लिए जो कि 20 नंबर का कंटेंट दे रखा है ना। 20 नंबर क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, इसमें सारे क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। और बाकी जो कि यूपी जीके का जो मैटर है वो भी 20 नंबर का दे रखा है। यूपी जीके का वो भी 20 नंबर का मैटर दे रखा है। तो इस चीज को आपको समझना है और इसी को लेकर के हमने एक क्लास शुरू किया भैया जीके जीएस की, जो कि एकदम धुआंधार, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाली क्लास होगी। समझ रहे हैं भाई? एकदम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खतरनाक क्लास होने वाली है। तो आप लोग सभी साथी एक बार सेशन में बने रहेंगे भाई और अपना साथ देंगे भाई शानदार तरीके से। हम लोग बेहतरीन कंटेंट पढ़ रहे होंगे। तो बिल्कुल भाई, अब ये क्लास रोज रात में 9 बजे हुआ करेगी और 7 बजे यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी की क्लास चल ही रही है मेरे प्यारे भाई। उस क्लास को भी आप लोग अटेंड करिएगा। मैंने जो कंटेंट इस बार सेट किया है वो यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट को दोनों को ध्यान में रखते हुए सेट किया है। और जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो बहुत बेहतरीन लेवल के रहेंगे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लेवल के नहीं, बेहतरीन लेवल के। अब यूपी पुलिस वालों को टफ लगेगा और जूनियर असिस्टेंट वालों को मजा आएगा भाई, ऐसा कंटेंट मैंने सेट किया है। लेकिन अगर ऐसी तैयारी करेंगे भाई साहब तो यूपी पुलिस वाले धुआं धुआं कर देंगे एकदम। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा और बेहतरीन तरीके से साथ में बने रहिएगा भैया। तो चलिए अब ज्यादा समय लेते हो, हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं भाई साहब एकदम बेहतरीन तरीके से। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए भाई ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, बताइएगा भाई बहुत शानदार तरीके से। देखो क्वेश्चन का लेवल देखना और क्वेश्चन का कंटेंट देखना भाई साहब, ठीक है ना। और सॉल्व भी देखना कैसे मैं पूरा एकदम व्याख्या के साथ में समझा रहा हूं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? बात समझ में आई? क्या कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? आपको पता होगा एक मुगल शासक था जो स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, ठीक ना। उसने मोर सिंहासन, अपना जो सिंहासन बनवाया था वो मोर के जो पंखुड़ियां होती है ना, पीछे का जो हिस्सा पंखुड़ी होती है, जो नाचने वाला मोर होता है, उस आकार का बनाया था। और भाई साहब उसमें थे भर भर के हीरे मोती जड़े थे ना कि मजा ही आ गया था उसको देखकर। और उसको भाई साहब एक खतरनाक आदमी था, वो चुरा के ले गया। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बताइए कि उस लाल किले में स्थापना किसने किया है? उसकी स्थापना लाल किले में किसने किया था? तो भैया शानदार तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए बच्चों, हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने इसकी स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा भाई, जिसे जो है ध्यान रखिएगा, जिसे 1939 में लुटेरा, इसे नाम दिया जाता है लुटेरा नादिर शाह, ठीक है ना। नादिर शाह लूट ले गया भैया। क्या हो गया? लूट ले गया। ये तुर्की का था और ये आया और भारत में इसे क्या किया? इसने लूट ले गया, जिसे 1939 में लुटेरा नादिर शाह ने लूट लिया। ये ध्यान रखिएगा। शाहजहां की अगर हम लोग बात करें भैया तो जो इनका शासन काल है ना, इनका शासन काल ध्यान रखिएगा भाई, इनका जो शासन काल है, शासन काल बच्चों ध्यान रखिएगा किसके लिए फेमस है? इनका शासन काल स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है भाई, इनका जो मतलब इनका जो काल है वो स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, माना जाता है। अच्छा, क्यों माना जाता है भैया? क्योंकि आप देखो ना भाई साहब, इन्होंने एक निशानी बनवाई है जो कि वर्तमान में आज भी भारत में फेमस है, ताजमहल। ठीक है, पता है भैया इन्होंने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया। आपने आगरा में ताजमहल बनवाया। उसके बाद ध्यान रखना लाल किला इन्होंने ही बनवाया है, लाल किला इन्होंने बनवाया है, ध्यान रखिएगा। और ये भी बच्चों ध्यान रखिएगा, आगरा का मोती मस्जिद जो है, मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाया है। ठीक ना, आगरे का जो मोती मस्जिद है वो भी इन्होंने बनवाया है, ध्यान रखिएगा। मोती मस्जिद भी किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। तो ये आप लोग शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं भाई किस पर? अब आते हैं हम लोग जहांगीर पर। ठीक है भाई, अब हम लोग आते हैं जहांगीर पर। जहांगीर का जो बच्चे शासन काल है वो चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है।
चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है भाई, स्वर्णकाल माना जाता है चित्रकला का। किसका माना जाता है भाई? तो ध्यान रखिएगा, जहांगीर का जो शासनकाल है वो चित्रकला के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, भारत में, ध्यान रखिए बच्चे, भारत में तंबाकू की खेती, भारत में तंबाकू की खेती जो है, तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने किया? तो ये भी ध्यान रखिएगा भाई, तंबाकू की खेती की शुरुआत भी जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। ठीक ना भाई, किसके शासनकाल में हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखिएगा, जहांगीर को न्याय का जंजीर कहा जाता है, इसे न्याय का जंजीर कहा जाता है, न्याय का जंजीर कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। इसे क्या कहा जाता है? न्याय का जंजीर कहा जाता है, किसे? जहांगीर को, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है ना। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग बात करें अकबर की, उसके बाद अगर साथी हम लोग बात करें अकबर की, तो अकबर जो है ना बच्चे, अकबर को जो है साहित्य काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को, इनके शासनकाल को ध्यान रखिएगा, इनके शासनकाल को किसके लिए स्वर्णकाल कहा जाता है भैया? तो ध्यान रखिएगा, साहित्य के लिए, साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं, साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं, स्वर्णकाल कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वर्णकाल कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, स्वर्णकाल कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है ना। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि अकबर के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न रहते थे। जैसे तानसेन हो गया, बीरबल हो गया, बैजू बावरा हो गया, ऐसे करके 9 रत्न रहते थे, जो कि भाई साहब एक से एक चीजों में क्या महारत हासिल कर रखी थी। किसी ने तराने में, किसी ने सितार हो गया, कोई गजल गायक था, तो ऐसे कई सारे गायक थे और साहित्यकार थे जो इस समय बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। आप देखेंगे जो रामायण है लिखी गई है वो भी अकबर के शासनकाल में ही लिखी गई है रामायण। ठीक ना। लेकिन अब जो तुलसीदास थे वो अकबर के शासनकाल में थे, लेकिन जो है इनके 9 रत्नों में से एक नहीं थे, तो इसलिए नहीं लिखा जाता है। समझ रहे हैं? तो इनके 9 रत्न भी रहते थे जो कि साहित्य से संबंधित रहते थे। तो इसलिए अकबर का जो शासनकाल है वो स्वर्णकाल माना, किसका स्वर्णकाल मानते हैं? साहित्य का स्वर्णकाल मानते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है। तो देखिए, मैंने एक प्रश्न में इतनी व्याख्या करने का प्रयास किया है, जहां भी जरूरत लगेगी हम वहां पर व्याख्या भी करते रहेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्योंकि देखो अभी हम एक प्रयास और कर रहे हैं, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि चैप्टर वाइज आपको पढ़ा दें। इतिहास है, पॉलिटी है, इन सभी को हम चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। और आपको हम एक चीज दिखाने वाले हैं। आप अभी दीपक जरा कि उसमें बुक रखी बैग में ले आना, उसमें लिखना यूथ लिखा हुआ है, उसमें पॉलीथीन चढ़ी। भैया एक आपको हम बुक दिखाने वाले हैं, उस बुक का हम आपको सोल्यूशन कराएंगे। समझ रहे साथी? उस बुक का हम लोग सोल्यूशन कराएंगे, जो कि प्रीव्यू ईयर बुक है, वो है उसमें सारे क्वेश्चन प्रीव्यू ईयर। ठीक है। तो प्रीव्यू ईयर है यूपी ट्रिपल एससी का, ध्यान रखिएगा, यूपी ट्रिपल एससी का जो भी अब तक पेपर हुए हैं, चाहे वो मंडी परिषद के हुए हैं, चाहे लोअर पीसीएस के हुए हैं, चाहे वीडियो के हुए हों, चाहे जूनियर असिस्टेंट के हुए हों, यही है, ये समझ रहे हैं? इसका मैं आपको क्या कराने वाला हूं? प्रीव्यू ईयर कराने वाला हूं। ठीक है भाई। तो इसकी मैं आपको बुक दिखा रहा हूं, इसका सोल्यूशन मैं बहुत जल्द कराने वाला हूं। ठीक है। ये देखिएगा आप लोग, ये बुक देख लीजिएगा भाई, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, नहीं पता लगा ये सब कॉपीराइट लगा देंगे बुक वाले ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये फिलहाल प्रीव्यू ईयर है, इस पर तो नहीं चलेगा भाई, देखो ऐसा। ठीक है ना, कॉपीराइट नहीं देना चाहिए लोगों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका मैं जो है आपको क्या करने वाला हूँ, इसका सोल्यूशन कराने वाला हूँ विद चैप्टर वाइज। ठीक है। कैसा रहेगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भैया। अगला प्रश्न देखिएगा, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? निम्नलिखित में से कौन सा अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, ये आपको बताना भाई साहब। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, कौन भैया निम्नलिखित में से अवध के कृषक आंदोलन का नेता था, ये आपको बताना भाई साहब, बहुत ही शानदार तरीके से भाई। ठीक है। चलिए, बहुत बेहतरीन प्यारे भाई, बहुत शानदार। चलिए भाई, तो देखिएगा भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र हो जाएंगे। ठीक है भाई। कौन थे? बाबा रामचंद्र थे, जो कि ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, महाराष्ट्र के मूल निवासी थे ये। एक सेकेंड भाई, ये महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। ये कहाँ के मूल निवासी थे? महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। लेकिन भाई ये कहाँ आ गए? उत्तर प्रदेश में आ गए। और उत्तर प्रदेश में इन्होंने बच्चों क्या किया? किसानों को लेकर के एक बेहतरीन आंदोलन किया। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा आंदोलन इन्होंने किया था। 1916-17 के आसपास में इन्होंने आंदोलन किया था। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पर हम लोग बात कर लें 1920 में प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में भैया ध्यान रखिएगा, एक किसान महासभा की स्थापना हुई। एक किसान महासभा की स्थापना, किसान महासभा की स्थापना हुई, महासभा की स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना, किसान महासभा की स्थापना हुई थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, किसान महासभा की स्थापना हुई। अच्छा यहीं पर ध्यान रखिएगा मेरे भाई, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, 1936 में अखिल भारतीय किसान आंदोलन की स्थापना, ठीक ना, सॉरी आंदोलन एक यहाँ पे है कांग्रेस, ठीक ना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना और किसने किया था भैया, ये भी ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किसने किया था, कि स्थापना जो है ध्यान रखिएगा कि स्थापना स्वामी सहजानंद ने किया था। किसने किया था, स्वामी सहजानंद ने किया था, ठीक ना, स्वामी सहजानंद ने लखनऊ में किया। कहाँ किया था, लखनऊ में किया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ रही है आप सभी को कि नहीं आ रही भाई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, बाबा रामचंद्र थे अवध किसान के। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, अभी मुझे क्लियर याद नहीं कि ये मंडी परिषद का किसका है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का ही प्रश्न है भाई, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बाकी महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर के बारे में फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ था, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, उसके आगे हम फिर आप बात करेंगे, ठीक है। तब तक चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न भैया क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए शानदार तरीके से, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवास की शुरुआत की थी, अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, सॉरी, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, ये जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। अच्छा इसी अस्थायी उपनिवेश को भैया ध्यान रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे, अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त में क्या था भाई, अंग्रेजों ने एक प्लान लेके आए, इन्होंने क्या कर दिया कि जो किसानों से कर लिया जाता था, पहले सीधे लिया जाता था, सीधे सरकार लेती थी, यानी उस समय अंग्रेज सरकार सीधे लेती थी, फिर बीच में अस्थायी बंदोबस्त से हो गया मीडिएटर आ गए, अर्थात जो आप देखते हैं गांव में चौधरी टाइप के लोग आ गए ना, इस तरीके के पद बना दिए गए, उन किसानों से चौधरी वसूलते थे, मुखिया वगैरह वसूलते थे, फिर वो लोग किसको पहुंचाते थे, वो लोग पहुंचाते थे सरकार को, ठीक है ना, ऐसे करके लिया गया, अस्थायी बंदोबस्त बनाया गया। अस्थायी बंदोबस्त में उपज का ध्यान रखिएगा, उपज का 8/9 भाग कंपनी को दिया जाता था, कंपनी को दिया जाता था, ठीक ना, कंपनी को दिया जाता था, ध्यान रखिएगा, कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था, ठीक है। और 1/9 भाग, ध्यान रखिए साथी, 1/9 भाग सैनिक रखते थे, ठीक ना, सैनिक या कर्मचारी लिख लो यहाँ पे, कर्मचारियों को दिया जाता था, ठीक ना, 1/9 भाग कर्मचारियों को। अब जल्दी से आप लोग बताइए स्थायी बंदोबस्त का, बिल्कुल प्यारे भाई, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके क्या थे, ध्यान रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ध्यान रखिएगा भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक संहिता क्या कहते हैं, पुलिस सेवा का जनक भी माना जाता है, ठीक है ना भाई, इसे पुलिस सेवा का जनक भी माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा भाई, इसको नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, इसे नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, नागरिक, एक सेकेंड, नागरिक, क्या हो गया भाई आज ना स्लो क्यों काम कर रहा है, एक सेकेंड भैया, नागरिक सेवा का जनक, ठीक है भाई, नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक सेकंड का समय दीजिए भाई केवल हमें, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है भाई यहाँ पे, एक सेकंड का समय दीजिए भाई, इसको जरा स्टॉप करो। ठीक है भाई, तो नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, अरे बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद भाई साहब, एक बार खींचकर मेरे प्यारे भाई बहन सेशन को शेयर कर दीजिए, मजा ना आए तो पैसा वापस। चलिए भाई बताइएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ए भाई साहब रुक जा, कहाँ भाग रहा है तू, चल भाई बताओ, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है भैया, ये आपको बताना है। घटना है रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता, मार्ले मिंटो सुधार और इल्बर्ट बिल, बताइए भाई साहब। तो बच्चों हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था अभी कि जो है महात्मा गांधी
और भैया देखो प्रश्न पीछे था, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, ध्यान रखिएगा, पूना पैक्ट हुआ था बच्चों। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था भैया, ठीक ना। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। अगर डेट में थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप लोग देख लीजिएगा भाई, फिलहाल 1932 से पूना पैक्ट हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में। चलिए भाई आगे हम लोग आते हैं भाई प्रश्न नंबर 4 पर। यहां बताना आपको कौन सा ये सही क्रम है भैया, ठीक है। तो भैया अगर देखिएगा इल्बर्ट बिल की अगर हम लोग बात करें तो ये 1883 में आया था, ठीक है भाई। ये कब आया था? तो 1883 में आया था, ठीक है। 1883 ईस्वी में आया था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या था? ये सर इल्बर्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक कानून बनाया और इसमें जो भारतीय लोग थे और जो ब्रिटेन के लोग थे ऐसे जजों को रंग भेद और जातिवाद को हटाते हुए समान जज बनने का मतलब कानून ले आए कि अब भारतीय भी उनके बराबर जज बन सकते हैं या उनके कर्मचारी बन सकते हैं। ऐसा कानून लेके आ गए कौन? सर इल्बर्ट। इससे अंग्रेजों में विरोध हो गया कि भाई भारतीयों को क्यों हम बराबर दें। भारतीय वैसे, अंग्रेज वैसे भी चलते थे भारतीयों से कि जो है ये गोरे नहीं हैं और रंग भेद को मानते थे ना। तो इसको खत्म करने के लिए इल्बर्ट बिल लेके आए थे। तो इल्बर्ट विवाद भी से कहते हैं, इल्बर्ट बिल भी कहते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर भैया हम लोग बात करें मार्ले मिंटो सुधार एक्ट और रोलेट एक्ट, तो बच्चे मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, ध्यान रखिए। कब आया था? 1909 में आया था। रोलेट एक्ट की बात करें तो ये 1919 में आया था, ये 1919 में आया था। गांधी इरविन की अगर हम लोग बात करें भाई, तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान रखिए भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। ये आया था बच्चे 19 मार्च को, ध्यान रखिएगा। 19 मार्च 1919 को, नहीं सॉरी 1909 को आया था। ये वाला मार्च में नहीं था बच्चे, इसको 1909 ही लिखिएगा, इसमें कोई डेट खास नहीं थी। इसमें था 19 मार्च, ठीक है। 19 मार्च 1919 को आया था, ये आप लोग ध्यान रखिए भाई, ठीक है। अब इसके अनुसार आप लोग बता दीजिए फटाफट क्या हुआ था भाई। इस रोलेट एक्ट को भैया ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहते हैं। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहते हैं। अर्थात सीधी सी बात करें तो इसको काला कानून कहते हैं, काला कानून कहते हैं। भारतीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता 1931 में हुआ था और इसी समझौते के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या हुए थे? राजी हुए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो बताइए बच्चे अब क्या हो जाएगा? 83, देखिए 4 किस्में है, 4 किस्में आ रहा है भैया। तो 4 बी और सी दोनों में आ रहा है। 4 के बाद फिर क्या किस्में आ रहा है? 3 आ रहा है भाई। 4 के बाद क्या आना चाहिए? 3, क्योंकि 9 है ना। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं भैया, 5 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? खींच करके एक बार शेयर कर दो मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार खींच करके शेयर कर दो भाई साहब। अगर मजा ना आ रहा है तो पैसा वापस जरूर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन। बता दीजिए भाई साहब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो भैया इसका हो जाएगा शिमला, ठीक है भाई। इसका क्या हो जाएगा? शिमला हो जाएगा, ठीक है भाई। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। ये ध्यान रखिएगा, बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान, पूरा वनस्पति संस्थान कहाँ है बच्चे? तो ये लखनऊ में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं मेरे प्यारे भाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से। प्रश्न नंबर 6, अब तो है 6। चलिए भाई प्रश्न नंबर 6 बताइएगा भैया क्या कह रहा है? कह रहा है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए गंडक परियोजना है क्या, ये कहां पर है? ठीक ना, गंडक परियोजना, तो ये पूछ ही रहा है कहां पर है। गंडक नदी हम आपसे पूछ रहे हैं, गंडक नदी कहां है? गंडक नदी कहां पर है? जल्दी से बता दीजिए, नदी गंडक कहां है? बता दीजिए फटाफट, गंडक नदी। तो बच्चे ध्यान रखें, गंडक नदी का जो उद्गम होता है ना, इसका जो उद्गम की अगर हम लोग बात करें, उद्गम साथी, ठीक ना, इसके उद्गम की अगर हम लोग बात करें, उद्गम, तो उद्गम बच्चे नेपाल में इसका, ठीक है ना।
उद्गम इसका कहाँ है, नेपाल में है। और ये नदी है कहाँ, बिहार में बह रही होती है। ये कहाँ बह रही है, बिहार में बह रही है। तो भैया ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की एक सिंचाई संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। इसमें हाँ, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच की संयुक्त परियोजना है और इसमें कुछ हिस्से का लाभ भाई साहब नेपाल को भी दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस योजना, ध्यान रखिएगा, इस योजना का कुछ लाभ नेपाल को भी दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसका कुछ हिस्सा किसको दिया जा रहा है, नेपाल को भी दिया जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, नेपाल को भी दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, एक बार खींच कर शेयर करना मेरे भाई और बहनों। भाई साहब बता दीजिए कैसी लग रही क्लास आपको, शानदार तरीके से। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा भैया, और इस चीज़ के बारे में जरूर आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या मैं चैप्टर वाइज क्लास शुरू कर दूं जीके जीएस की। अगर चाहते हो तो मैं सोच रहा था हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, ऐसे आपको चैप्टर वाइज प्रीव्यू ईयर पहले करा दूं, मज़ा आ जाएगा दोस्त, पूरा बेहतरीन व्याख्या के साथ में। उसमें और बढ़िया से हम व्याख्या करते हुए आपकी चलेंगे क्लास की, ठीक है। चलिए भाई बताइएगा शानदार तरीके से, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। जल्दी से आप लोग फटाफट बता दीजिए भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण के लिए संबंधित नहीं है, जल्दी से आप लोग खींच करके एक बार कमेंट कर दीजिए भाई साहब, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई। जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, इसमें से कौन सा स्टील निर्माण के लिए संबंधित नहीं है भैया, एक बार फटाफट शेयर कर दो जल्दी से प्यारे भाई साहब। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चे, ठीक ना, बहुत शानदार साथी। तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, झरिया। बच्चे झरिया ध्यान रखना, यह कोयला, ठीक ना, यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल है, ठीक है भाई। ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल है, ना कि ये स्टील निर्माण के लिए, समझ रहे हैं। बाकी ये तीनों जमशेदपुर झारखंड में है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये सभी क्या है, स्टील निर्माण कारखाने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, अगला प्रश्न देखिएगा शानदार तरीके से क्या कह रहा है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। ओ भाई साहब एक बार खतरनाक जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से को शेयर कर दीजिएगा भाई साहब, मजा ना आए तो भाई साहब बताइएगा एक बार। प्रश्नों की क्वालिटी भी देखिएगा बेहतरीन है भाई साहब, एकदम लाजवाब, ठीक है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला, लौह, तेल या हीरे के लिए, किसके लिए। तो भैया ध्यान रखिएगा इनमें से तेल के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक ना। होन्शु नामक जो द्वीप है ये होन्शु नदी के तट पर है, ठीक ना, ये होन्शु नदी के तट पर है, ठीक ना भाई, ये होन्शु नदी के तट पर है। और होन्शु नदी ध्यान रखिएगा, या फिर लिख सकते हो यह जो द्वीप है ना, यह द्वीप जो है भैया तेल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक ना, तेल के लिए, तेल तथा खनिज उत्पादन, खनिज उत्पादन के लिए भी जाना जाता है कौन सा, होन्शु द्वीप, ठीक है भाई। खनिज उत्पादन के लिए भी जाना जाता है होन्शु द्वीप, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार। और इसमें प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर खनिज उत्पादन की भी हम लोग बात कर लें, खनिज उत्पादन में किसके लिए जाना जाता है भैया, तो खनिज उत्पादन में तांबा, ठीक है भाई, तांबा और जस्ता के लिए, तांबा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, तांबा और जस्ता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तांबा और जस्ता के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, होन्शु द्वीप, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई साहब एक बार बेहतरीन तरीके से अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, बहुत ही बेहतरीन, एक सेकंड बाबू, एक सेकंड, क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न भैया क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया बताइएगा, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में है। अगर इसका हम दूसरा नाम बता देंगे ना भाई साहब एकदम आप लट्टू हो जाओगे सर, बस यही उत्तर इसका होगा, ठीक है ना। आप लोग तुरंत बता दो सर इसका ये उत्तर होगा, शानदार तरीके से, ठीक है भाई। तो जल्दी से आप लोग बताइए भाई साहब ये कहाँ पर है, ठीक है। बहुत शानदार प्यारे बच्चे, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद प्यारे बच्चे। तो ध्यान रखिए कि जावा ट्रेंच को बच्चे सुंडा गर्त भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सुंडा गर्त भी कहते हैं। अब आप लोग बता दीजिए, ध्यान रखिए भैया, विश्व की सबसे गहरी गर्त, सबसे गहरी
गर्त। विश्व की सबसे गहरी गर्त भैया कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा मेरियाना, ठीक ना, मरियाना गर्त है। मरियाना गर्त है जो कि बच्चों कहाँ है? प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। ध्यान रखिएगा ये प्रशांत महासागर में है। कौन सी गर्त? मेरियाना गर्त, ठीक है। और अगर बच्चे जावा ट्रंच या सुंडा गर्त की हम लोग बात करें तो ये हिंद महासागर में बच्चे, ये हिंद महासागर में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ये हिंद महासागर में है। ये शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से आप लोग इसको ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन। विश्व की सबसे गहरी गर्त की वजह मरियाना गर्त है बच्चे, जो कि 11,022 मीटर है, ठीक ना, 11,022 मीटर गहरी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मरियाना गर्त या मेरियाना भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है भैया? प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, एक बार बेहतरीन तरीके से। जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई साहब तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं ना भाई साहब, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा साथी। तो भैया ये जो जूनियर असिस्टेंट वाले मेरे प्यारे भाई बहन है ना, एक बार भाई साहब आप लोग धैर्य बना के रखिए, एक ना एक दिन तो भर्ती लगेगी। और जिस दिन लगेगी ना भर्ती भाई साहब, उस दिन भर्ती के पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे हम लोग भाई साहब। एक बात शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर इसने यूपी पेट 2023 के जैसा पेपर ना बनाया तो भाई साहब, बाकी कैसा बना एकदम तांडव मचा दिया जाएगा। बस आप लोग साथ और प्यार भैया बनाए रखिएगा। जितना आप प्यार और सपोर्ट करेंगे, कमेंट करेंगे भाई साहब, मैं उतना बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊंगा आप सभी के लिए, ठीक है साथी। चलिए, तो मैं साथी सोच रहा हूं कि चैप्टर वाइज क्लास शुरू करो, आप इसके बारे में जरूर कमेंट करिएगा मैं, ठीक है। देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है भैया? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? छाप दीजिए, केंद्रीय कानून मंत्री, विधि सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई साहब? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई साहब? बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, एक बार बेहतरीन भाई साहब, शानदार, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन भाई साहब। चलिए भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। कौन हो जाएंगे भाई? एजी, ठीक है, एजी, ओजी, लो जी, सुनो जी, भाई साहब लो आ गए, ये वही है भाई साहब, ये केवल सुनते हैं। ओजी, लो जी, सुनो जी, ये केवल सुनते हैं, समझ रहे हैं, बोल सकते हैं लेकिन ये वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 76, ए भाई साहब क्या कह रहा है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 कहता है भैया कि भारत में एक विधि अधिकारी होगा जो कि भारत सरकार को क्या कर सकता है? कानून संबंधी सलाह दे सकता है। ये क्या कर सकता है भैया? ध्यान रखिएगा, यह भारत सरकार को कानून संबंधी, ठीक ना, कानून संबंधित सलाह दे सकता है, ठीक ना, सलाह दे सकता है, ठीक है भैया। और ध्यान रखिएगा बच्चे, ये और क्या कर सकता है? ये सदन की किसी बैठक में भाग ले सकता है। ये सदन की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, ए भैया थोड़ा राइटिंग पे मत जाइयो, ठीक ना, राइटिंग अपनी ऐसे ही खतरनाक है, डॉक्टर वाली राइटिंग है भैया, इस पे थोड़ा मत जाइए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। ये किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, ठीक ना, बोल सकता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है भाई, मत देने का अधिकार नहीं है बउआ, ध्यान रखिएगा, मत देने का अधिकार भैया इसको नहीं है। किसको नहीं? इस छटे हुए बदमाश सरदार अनुच्छेद 76 को भाई साहब, ठीक है। ये भारत सरकार का कानून संबंधी सलाह दे सकता है, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये ध्यान रखिएगा भाई, ये बिल्कुल कई बार पूछा गया प्रश्न है। बोलो बात समझ में आई भाई साहब कि नहीं समझ में आई? बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। आगे चलते हैं भैया, प्रश्न नंबर 11 पे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है भाई साहब। देखिए भैया, इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री, ठीक ना, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि क्या है भाई साहब? बताइए फटाफट आप लोग, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रधानमंत्री योजना आवास योजना की समयावधि क्या है भैया? जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट, बहुत शानदार साथी। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, 2015 से लेकर के 2022 तक थी, ठीक है भाई, 2015 से लेकर के 2022 थी। प्रथम चरण इसका जो चरण था वो 2015 से 2017 तक था,
ठीक है। और द्वितीय चरण ध्यान रखिएगा, द्वितीय चरण जो था इसका, द्वितीय चरण वो 17 से 22 तक, ठीक है ना, 17 से 22 तक चला, ये ध्यान रखिएगा, 17 से 2022 तक, ठीक है, 17 से 2022 तक चला, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, बहुत शानदार साथी, बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बताइए भाई साहब, अगला प्रश्न क्या करा भैया यहाँ पे, बहुत शानदार प्यारे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सॉरी भाई, बताइए बच्चे क्या हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है ना, ध्यान रखिएगा भाई, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। इसे कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है ना भाई, इसे कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या हो जाएगा भैया, बहुत शानदार साथी, ठीक है ना। अगर अंग्रेजी में हम लोग इसकी बात करें साथी, इसका सही उत्तर क्या, मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है बच्चे, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नहीं इसको कहते हैं भैया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक ना, रूरल डेवलपमेंट बैंक ऐसे कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक ना, बैंक तो पहले ही लगा दिया, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक ना, रूरल डेवलपमेंट, एक सेकेंड, रूरल डेवलपमेंट, ठीक ना, डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है भैया। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई, ध्यान रखिए साथी, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते साथी, अगला प्रश्न देखते हैं एक बार बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। भैया क्या कह रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न कह रहा है भैया, देखो बहुत बेहतरीन साइंस का क्वेश्चन है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण जो होता है वो गति का विरोध करता है, क्या ये सही है? घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई साहब, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन साथी, बहुत शानदार। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा घर्षण गति का विरोध करता है, ठीक है भाई, घर्षण जो होता है ये गति का विरोध करता है, और इसी गति के विरोध करने के कारण इसमें क्या होता है, एक ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है, इसी कारण, ध्यान रखिएगा, इसी कारण ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है ना, उत्सर्जन होता है, और उसी से फिर विद्युत बनती है और भी चीज़ें बनती हैं, ठीक ना। तो ये वह बल होता है जो दो कणों के बीच में आपस में क्या होता है, घर्षण करता है और एक नए ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, घर्षण गति का विरोध करता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगर गति का विरोध नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, तो भैया उसमें जो है ऊष्मा उत्सर्जित नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? खींच कर बताइए भाई साहब, कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक? अमोनिया सल्फेट नहीं है, कैल्शियम साइनामाइड नहीं है, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नहीं है, या फिर यूरिया नहीं है? कौन सा भैया इसमें नाइट्रोजन का एक उर्वरक नहीं है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई साहब, बहुत शानदार, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, खींच करके, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन।
चलिए भाई, नाइट्रोजन का उर्वरक इसमें नहीं, विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम ये बच्चों नाइट्रोजन का उर्वरक नहीं है, यह बच्चों क्या है, यह उर्वरक के रूप में काम करता है, ठीक ना, पेड़ पौधों की वृद्धि में, ठीक ना, ये पेड़ पौधों की वृद्धि में उर्वरक के रूप में काम करता है, ना कि ये नाइट्रोजन के रूप में काम करता है, ठीक ना। अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड और यूरिया ये सब किसमें होता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यूरिया में बच्चे, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है ना, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। कितना होता है? 46% होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, 46% होता है। चलो भाई, बहुत शानदार साथी, अगला प्रश्न। और भैया हम आज कोशिश करेंगे कि आज का ये अंतिम प्रश्न होगा, ठीक है, ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। थोड़ा सा भैया इस समय स्वास्थ्य भी कम सही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लगातार क्लास दूँ और अच्छे से अच्छी क्लास दूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और अच्छे से आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी आपको समस्या है, जो भी सब चीज़ें हैं उनको ज़रूर आप लोग बताइएगा, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे क्लास लेते रहेंगे। बाकी 7 बजे आपकी हिंदी क्लास डेली होगी, इसमें कोई बाधा नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए भैया क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, एक सेकेंड भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से साथी, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है, जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। डहेलिया हो जाएगा, साल्विया हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा, या बाल्सम हो जाएगा, या फिर बाल्सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे भाई बहनों, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से आप लोग के सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है भाई, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। चलिए भाई, तो इसका सही उत्तर बच्चे हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। और एक होता है, एक और होता है भाई जो मुझे याद आ रहा है, ड्रोसेरा, ठीक ना, ड्रोसेरा होता है भैया, एक जो पौधा होता है ड्रोसेरा, ये भी क्या करता है बच्चे, ये भी कीटों को का भोजन करता है। ये पौधे हैं जो कीटों का भोजन करते हैं भाई, ठीक है। चलिए अच्छा, एक आधे और प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई, एक प्रश्न और देख लेते हैं। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया था। भारत के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था 32 रुपये प्रतिदिन के आय पर, 37 रुपये प्रतिदिन के आय पर, 38 रुपये प्रतिदिन के आय पर, या 48 रुपये प्रतिदिन के आय पर। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मेरे प्यारे भाई बहन। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर छाप दीजिए भैया, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चे, 2011-12 के आसपास, 2011-12 में तेंदुलकर, एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति के आंकड़ों या के आधार पर, समिति के आधार पर ध्यान रखना, शहरी क्षेत्र में 47 रुपये से कम खर्च करने वाले तथा, ध्यान रखिएगा, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये से कम खर्च करने वाले, ठीक ना, को रखा गया था भैया किसमें, प्रतिदिन। ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन इतना जो इससे कम खर्च करता था वो ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से कम खर्च कर रहा है, और 47 रुपये से कम खर्च कर रहा है अगर शहरी क्षेत्र में, तो वो क्या माने था, गरीबी रेखा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 32 रुपये प्रतिदिन से कम होता है, ठीक ना, प्रतिदिन के आय से कम, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे भैया, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, प्लीज़ सॉरी आज के लिए। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद तरीके से, सॉरी आप लोग पहले मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा। आप लोग अगर क्लास अच्छी लगी भाई तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल पुनः शाम 7 बजे। आप लोग हिंदी क्लास में बने रहिएगा, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।